नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 29 सितंबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज एनालिसिस में। यह न्यूज एनालिसिस हम हिंदी में करते हैं। जितना भी आज का न्यूज होगा जो हर दिन का रहता है उसको हम हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके देते हैं। पूरा ट्रांसलेट आप वर्जन रहता है, ठीक है। और उसका हम नोट्स भी देते हैं और डिस्कशन भी करते हैं, जिससे कि यदि आपको हिंदू पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप इस सेशन को देख के और इसका जो PDF है उसको पढ़ के आप एक अच्छी सी जानकारी ले सकते हैं और एक हिंदू पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपके बीच में बहुत सारे अभी कंट्रोवर्सी बीच में आई है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। आपको मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारे कॉल इमेज हमने प्राप्त किया है, ठीक है। अब हम इस सिचुएशन में गए हैं कि लाइव सेशन में चाहता हूँ कि एक कर दूँ, जिससे कि आपके जितने भी डाउट है वो एक प्लेटफॉर्म पे आपको क्लियर कर दूँ। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो हथियार है ना, उस हथियार पे काबिलियत रखिए कि मैं अपना हथियार से ही युद्ध जीत सकता हूँ। आप दूसरे के हथियार के पे ना सोचिए कि उसका हथियार अच्छा है या खराब है। आप यदि दूसरे के हथियार के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आप जब तक अपना हथियार को चलाना नहीं सीखेंगे, अपना हथियार पे कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं करेंगे। उनका मीडियम है इंग्लिश मीडियम, मेरा नहीं है, तो मेरा मीडियम हिंदी है, तो हम हिंदी पे अपनी मजबूती प्राप्त करेंगे। अपना हिंदी में देखेंगे कि हमसे गलती हो कहाँ रही है, ठीक है, और इस पे लगे रहे। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा इसको हम डीप में नहीं ले जाएंगे, इसके लिए हम अलग सेशन रखेंगे जिसमें आपको हो सकता है। देखिए, ये सेशन द हिंदू का हिंदी में रहता है और हमारा बहुत जल्द एडिटोरियल डिस्कशन जो चल रहा था वो बीच में रुक गया था, इसको हम फिर से हम चालू कर देंगे। देखिए, आप यदि करंट अफेयर के लिए आप परेशान हो रहे हैं कि करंट अफेयर में क्या करें नहीं करें, तो ये जो बुद्धा IAS चैनल है, ये आपके लिए एक जगह प्लेस है जहाँ पे आपको पूरी करंट अफेयर की तैयारी किया जाएगा, विथ रेफरेंस के रूप में कि आपकी सिक्योर है कि यहाँ पे वेस्ट कंटेंट मिलेगा। देखिए, आप लोग की जो रिजल्ट खराब होने का कारण ये भी है ना कि आप भटकते बहुत ज़्यादा है। 2 दिन इस वेबसाइट को फॉलो किए, 2 दिन इस वेबसाइट को फॉलो किए, 2 दिन इस यूट्यूब चैनल को फॉलो किए। ऐसा नहीं करना है। आप मुझे करिए या दूसरे को करिए, लेकिन उसको निरंतर करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, हर दिन करिए, तब आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। हो सकता है कि आज का न्यूज़ जो है, मैं आज डिस्कशन इंपॉर्टेंट वाला है, आज ना डिस्कस करके कल हो, किसी वेबसाइट पर आज हो पर नहीं डाला हो, कल डाला हो। तो आप ये सारे काम करते हैं। आप अपने जो मैगजीन यूज़ करते हैं उस मैगजीन को बदलते रहते हैं, किसी महीना में कोई मैगजीन, किसी महीना में कोई मैगजीन। ऐसा नहीं, किसी एक चीज़ को पकड़ना है और उसको कंटिन्यू रूप से निरंतरता के साथ इसको तैयारी को जारी रखना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है इस डिस्कशन में, ये पे है। देखिए, हिंदू में यहाँ पे दिया हुआ है, RTI से संबंधित है, उनके जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको डेथ से संबंधित है कि 20 से ज़्यादा को मौत हो चुकी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 29 तारीख है, ये रही 29 तारीख, 29 सितंबर। बिहार में जितने भी IT कर्मचारी हैं उनके लिए जो है 11 सालों में 20 मौत हो चुकी है, इससे संबंधित है। आपको इसमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं देखना है कि बिहार में क्या चीज़ें हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें यही बताया जाता है कि IT अधिनियम जून 2005 में लागू किया गया था। इस IT अधिनियम के तहत क्या होता है, हम यहाँ पे पहले समझते हैं अपने नोट्स में। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इसको पारित किया गया। इस सूचना का जो अधिकार है, इसको क्या कहा जाएगा, नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना, ठीक है। उनको सूचना उपलब्ध कराया जाएगा किसके माध्यम से, इनमें क्या रहेगा, नागरिकों को, कि उनको भारत में जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, किसी भी नागरिक को उसके बारे में जानकारी लेना उनका अधिकार माना जाता है। उनका अधिकार है कि आप किसी भी चीज़ों के बारे में, जैसे आपकी गली में रोड बन रही है, ठीक है, आपके गली में या फिर आपके मोहल्ले में सड़क बन रहा है, इस सड़क में कितने खर्च आए, कौन सा खर्च कहाँ पे उपयोग हुआ, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलना आपके लिए एक अधिकार है। IT एक्ट है, सूचना का अधिकार है, जिसके तहत आप वहाँ पे RTI लगा सकते हैं। RTI लगाने के बाद यहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हैं। तो सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए हर एक नागरिक को सूचना का अधिकार मिलता है, ठीक है। किसी भी नागरिक को यदि उससे संबंधित है, तो मान लीजिए कि कोई भी मामला है, उस पे लिए आप RTI लगाते हैं, तो आपको इसके लिए 30 दिनों में क्या दिया जाएगा, 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बारे में आपको मांगना चाहते हैं, ठीक है, ये उपलब्ध कराया जाएगा। ये यदि आपका सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित यदि हो, तो उसको 48 घंटे के भीतर में उपलब्ध कराया जाता है। ये इसमें प्रावधान दिया गया है। सूचना का अधिकार मतलब समझ गए कि जानकारी लेना, किसी भी चीज़ के बारे में आपको सूचना मिलना कि हाँ, ये चीज़ें कैसे हो रही है, किस माध्यम से हो रही है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि इस अधिनियम जो है, इसके अंदर
सामाजिक प्राधिकरण का और एक दस्तावेज के रूप में संरक्षण और कंप्यूटर से सुरक्षा प्रदान किया गया है कि आप क्या करें कि उसको जो जितने भी दस्तावेज है उसको कंप्यूटर पे अपलोड करें और आप क्या करें इसको सुरक्षित रखें, जिससे कि कोई भी नागरिक कभी भी अपना अधिकार के लिए आरटीआई लगा सकता है और अपना जानकारी प्राप्त कर सकता है। इससे संबंधित है। उसके बाद है कि इसके लिए जो प्रावधान किया गया है, स्थानीय स्तर से लेकर राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय स्तर पे क्या बनाया जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग। राज्य स्तर पे राज्य सूचना आयोग का निर्माण किया जाता है। इसके लिए जो कौन कौन इस अधिनियम के माध्यम से आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कैग। ठीक है, और इनके निर्वाचन, ये सभी जो निकाय है इस पदों को भी सूचित अधिकार के इस अधिनियम के दायरे में इनको लाया गया है। ये जो अधिनियम है ना, इनमें सारा चीज़ों को लाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ों को छोड़ के। वो चीज़ क्या है कि वो जो मामला है, वो जो मुद्दा है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ना हो। ठीक है, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए ना हो, राष्ट्र की एकता को ख़त्म ना करे, एकता और अखंडता को, सार्वजनिक हितों को ख़त्म ना करे। यदि ये मामला नहीं है तो आप आरटीआई मंगवा सकते हैं, सूचना का अधिकार ले सकते हैं, लेकिन यदि उसमें कहीं ना कहीं हमें देश की अशांति की बात की जाए, जैसे आप मिलिट्री का काम है, ठीक है, आप जो मिलिट्री सेना है, सैनिक के मामले में जो उनके जैसे कोई मिशन चल रहा है, कोई ऑपरेशन चलेगा, उसके बारे में आप आरटीआई नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमारे देश की सुरक्षा का बात है, तो वो चीज़ें नहीं कर सकते। इसके अलावा सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये जो आयोग बनाया जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें एक जो होता है मुख्य सूचना आयुक्त होता है, उनके साथ साथ 10 उनके सदस्य होते हैं। ठीक है, इस पर बनाया जाता है, इनका गठन किया जाता है। इसी तरह से राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया जाता है, उसमें भी एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और उनके साथ साथ 10 सदस्य होते हैं, कम से कम 10 सदस्य होते हैं। यह जो इसके अंतर्गत जितने भी संवैधानिक निकाय, संसद या फिर राज्य विधानसभा के अधीन से गठित किया जाएगा, सभी संस्थाएं, निकाय इसमें शामिल होंगे। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो छूटा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मामला छोड़ के राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामरिक हित, ये सारा चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो ये थी हमारी आरटीआई। अब आते हैं हम डिस्कशन पे। डिस्कशन हमने ये चीज़ें देखा और थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ। यही चीज़ को लेके इसमें ये कहा गया है कि आरटीआई लगाने के बाद इसको सूचना प्रदान किया जाता है और घोटाला के बारे में बता दिया जाता है, या घोटाला के बारे में पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या भ्रष्टाचार हुई है। तो इससे संबंधित ही है। तो जो मान लीजिए कि जो बिल्डर हुआ, जो रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर हुआ, बहुत सारे हैं जिनको लग जाता है कि हाँ हमारा घोटाला का पर्दाफाश हो जाएगा, तो उससे संबंधित जो अधिकारी है उसको ही मौत कर देता है, उसको ही मार देता है। तो इसी से संबंधित है कि यह जो एक भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ी कदम के रूप में माना जाता है कि यदि आरटीआई लगा देते हैं तो इससे संबंधित होता है। तो इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार और जो गड़बड़ी है उसका उजागर किया जाता है, इससे संबंधित था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल है, इसका थोड़ा सा हम आरटीआई का उद्देश्य देख लेते हैं। आरटीआई का उद्देश्य क्या है। आरटीआई का जो उद्देश्य है यह है पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, किसी को भी जवाबदेही तय करना कि आपने जो काम किया है काम अच्छे से हुआ हो, जवाबदेही के लिए हो। नागरिकों के लिए सशक्त बनाना, नागरिकों इसके से क्या होंगे, सशक्त बनेंगे। इससे क्या होगा कि नागरिक का जो हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता का अधिकार, तो जनता के जो अधिकार है, जनता का जो शासन है उसको मजबूती प्रदान किया जाएगा, भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया होगी उसमें जनता की जो भागीदारी है वो भागीदारी भी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, कौन सा आर्टिकल है। यह आर्टिकल है लॉकडाउन ने हरित क्रांति को धीमी किया। ठीक है, अब देखते हैं, हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर पे और यहाँ पे दिखा देते हैं ये आर्टिकल है क्या। आप जाएंगे पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे आपको देखने के लिए मिलेगा 7, 8, आगे हम 8 पे, ये आर्टिकल है, इसी से संबंधित है। देखिए इसमें है कि सरकार के द्वारा जो हरित क्रांति के लिए जो मिशन चलाया जा रहा था, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि भारत क्या करेगा 2022 तक जो हरित ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसके तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके लेके, लेकिन ये जो लॉकडाउन आया, ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक लगा दिया, कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, जो हमारा परफॉर्मेंस चल रहा था उसको धीमा कर दिया गया। ये किसके द्वारा बताया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल जो एनालिसिस है रिपोर्ट इन्होंने जारी किया है। इनके तहत ये बताया गया है कि ये जो अक्षय ऊर्जा वाला है, इनको कहीं ना कहीं पाबंदी किया गया है, इस पर प्रभाव पड़ा है। इसके लिए
इसी से संबंधित है। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैस जो है उसको उत्सर्जन को कम करने के लिए काम किया जाएगा। प्रतिबद्ध है भारत। 2022 तक बताया था कि हम 175 गीगावाट ऊर्जा जो है ना उसको प्राप्त कर लेंगे। 2030 तक कितना 450 तक का स्थापना कर लेंगे। लेकिन जो जिस तरह से स्थिति दिख रही है, जिस तरह से 2020-21 में लॉकडाउन का पीरियड चला था, उसमें कहीं ना कहीं जीवन पहले माना गया, इससे इसमें रोक लग गई। ठीक है, तो इसी से संबंधित है ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे। इसमें इसी की बात की जाती है कोयला पे किस तरह से प्रवर्धित है। भारत अभी भी कोयला से बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि अगर अक्षय ऊर्जा विशेष रूप से पवन और जल विद्युत तक अधिक पहुंच होती है तो इसकी जो ऊर्जा की जो कीमत है उसमें भी कमी आएगी। खासकर पवन ऊर्जा बहुत सस्ता पवन माना जाता है। तो इससे संबंधित है कि इसमें अक्षय ऊर्जा से क्या होगा, कहीं ना कहीं इसमें हमें कम वेटेज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोयला स्टॉक। ठीक है, कोयला स्टॉक के ये भी बात की गई है कि भारत में कोयला स्टॉक भी कम चलता है, कम है। ठीक है, और इस तरीके भारत सबसे बड़े कोयला उत्पादन कोल जो इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड, इनके लिए जो आपूर्ति है वो 2 महीने तक की आपूर्ति है, मतलब सप्लाई करने के लिए। तो यही चीज़ें बात की जाती है। तो इसमें हम आर्टिकल में जो आपने पढ़ा उसके साथ साथ इसमें ये देखेंगे कि भारत जैसे उभरते एशियाई बाज़ारों में, लेकिन जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और जो यूएसए है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बात किया जाता है किसके लिए, नवीन ऊर्जा की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो हरित गैस है, ठीक है, ग्रीन गैस है, उत्सर्जन है, उसको कम करने की बात की जा रही थी। तो कम कैसे होगा, तो ये स्टेप उठाने की बात की जा रही थी कि इस स्टेप के माध्यम से हम उठाए जाएंगे। ऐसे भारत ने जीरो जो कार्बन एमिशन है उसके लिए कमिटमेंट नहीं किया है, इनके लिए नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसके आगे के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो देखिए इसमें नोट्स में यही चीज़ें आती है कि वर्तमान में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 136 गीगावाट है। ठीक है, कुल क्षमता का जो इसका है कितना है, 36% है। भारत का जो लक्ष्य बनाया गया था, कितना लक्ष्य बनाया गया था 2030 तक 425 गीगावाट, और प्रत्येक वर्ष 25 की वृद्धि होगी। ठीक है, इनके बताया गया था 25 की वृद्धि होगी। लेकिन इसमें ये बताया गया है, न्यूज निकल के आती है एनालिसिस में, ये रिपोर्ट में, कि जिस तरह से हमने प्रतिबद्ध किया था, जिस तरह से लक्ष्य बनाया था, कहीं ना कहीं लॉकडाउन इसको इफेक्ट किया है, इसमें कमियां आई है। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार इसके लिए और ज़्यादा क्या करती है, एक्टिव होकर आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? नेक्स्ट आर्टिकल है कि महामारी के दौरान नौकरी पैदा की है। ये स्टेटमेंट किसका है? फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनका है। वो किसको संबोधित कर रही थी? संयुक्त राष्ट्र को एक उच्च जो बैठक था उनको संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने ये चीज़ें बताया कि लॉकडाउन के पीरियड में जो हमारा देश की जो नौकरी है, इसमें नौकरी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, अब एक तरफ डाटा ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे रोजगार चली गई है। अब ये हमारे वित्त मंत्री है, ये कोई डाटा अपने रखते होंगे कि जिसके माध्यम से बता रहे हैं कि नौकरी का फायदा हुआ है। इन्होंने कुछ फैक्ट भी बताया कि किस माध्यम से नौकरी का फायदा हुआ है, सरकार ने क्या क्या किया है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया में दुनिया में कोविड जो वैक्सीन है, कोविड के खिलाफ सबसे बड़ी टीका अभियान चलाई जा रही है। सही बात है, ये हमारे भारत में सबसे बड़े स्तरों पे टीका अभियान चली जा रही है, और ये जो टीका अभियान का रफ्तार है ये दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। यदि आपने वैक्सीन नहीं लगाया होगा, यदि आपके पास वैक्सीन के लिए अवेलेबल है स्लॉट, तो आप एक दिन जाए, आप एक दिन आपकी पढ़ाई यदि डिस्टर्ब भी होती है 2 घंटा या 3 घंटा के लिए, तो आप जाए और टीका जरूर लगवा लें, क्योंकि ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ ही पूरी संपत्ति है आपका इस जर्नी के दौरान। तो इनके द्वारा यही बताया गया था। इसमें राइटर इसे निर्मला सीतारमण यही बात की जा रही है कि किस तरह से भारत ने असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिक है उसको रोजगार का अवसर दिया, और एमएसएमई जो है, छोटे जो लघु उद्योग है, उसके लिए भी, और ग्रामीण स्तर को बढ़ावा देने के लिए सकल घरेलू मतलब जीडीपी का 13% से अधिक की राशि के लिए जो पैकेज है, वित्तीय पैकेज लाया गया था, जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को बढ़ावा मिला। और बढ़ावा मिलने से क्या हुआ, रोजगार वाला। सामाजिक सुरक्षा में भी इसमें सुधार किया गया, बहुत सारे कानूनों को, कवरेज को लाया गया, इसमें शामिल किया गया। खास तौर पे उन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें इन्होंने बात किया है जनधन अकाउंट, जनधन खाता के बारे में, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली, ठीक है, डीबीटी के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि जो स्कीम है, इसके तहत जो बताया जाता है कर्मचारी, इनके लिए 3 महीने तक इनकी सरकार के द्वारा पूरा पे किया गया।
ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था और जो फर्स्ट वेव था उसमें जो ये चीज़ें शामिल किया गया था। ऐसे इसमें सारी चीज़ें कहा जाता है। इन्होंने बताया कि वास्तविक जो आर्थिक है इनमें कहीं ना कहीं हम सुधार देखने के लिए मिलता है और भारत एक औपचारिक या अनौपचारिक सुरक्षा जो सामाजिक सुरक्षा जाल है उसमें शामिल नहीं है, वो उससे निकल के आगे इसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल था, ये एक्चुअली वित्त मंत्री जो थे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र को, तो उसमें अपने भारत को जो स्ट्रेटजी थी जो उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में किया और जो हमारा रिजल्ट देखने के लिए मिलता था उन्होंने उसको जताया। अब इसमें नोट्स आता है कि उन्होंने कौन कौन सा टॉपिक को हाईलाइट किया था, उस टॉपिक के बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक को हाईलाइट किया था उन्होंने बात किया था उसमें, वो बात किया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण क्या होता है मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, पहले सिस्टम ऐसे हुआ करता था कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सरकार है, सरकार यहाँ पे बेनिफिशरी है, मतलब इनको लाभ मिलना चाहिए, ये सरकार है। सरकार इनको जो पैसा भेजती थी कोई मंत्रालय में भेजती थी, मंत्रालय होते हुए पोस्ट ऑफिस होते हुए ऐसे करके इनके पास जाती थी, ठीक है, जनता के पास। यहाँ से सरकार के पास से निकल के जनता के पास जाती थी रास्ते में। यदि राजीव गांधी के द्वारा बताया गया था कि यदि हम 1 रुपया यदि भेजते हैं तो जनता तक पहुँचते पहुँचते वो सिर्फ जनता को 10 मिलता है, 1 बराबर 100 पैसा, ठीक है। तो 90 पैसा ये बीच में बिचौलियों खा जाते थे, ये बिचौलिया गमन कर देते थे इस बीच में। तो ये जो डीबीटी माध्यम आया, तो डीबीटी के माध्यम से क्या होता है आप यहाँ पे देखेंगे, डीबीटी माध्यम से क्या होता है, डायरेक्ट सरकार क्या करती है इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अब ये जो बिचौलिया है बीच में जो है ये खत्म हो चुका। अब सरकार के और जनता का एक तरह से कनेक्टिविटी हो गया, कनेक्ट हो गया। किसने कनेक्ट किया, डिजिटलीकरण ने किया, प्रत्यक्ष डीबीटी ने किया। किसके माध्यम से करते हैं, बैंक अकाउंट के माध्यम से। यहाँ पे जनता और सरकार के बीच में एक कनेक्ट हो गया। अब जो ये 100 रुपया यहाँ से भेजेंगे इनके पास 100 रुपया पहुँचेगा, यदि ये 1 रुपया भेजते हैं तो इनके पास 1 रुपया भेजते हैं, ठीक है। ये जो 90 रुपया बीच में रह जाता था इससे कहीं ना कहीं सरकारी जो उत्थान होता है, सामाजिक जो उत्थान है उसमें रोक आती थी। तो यही है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। इसमें यही बात किया गया है। इसके सरकारी योजना के बारे में कहा गया है कि पहुंचने में बिचौलिए की कमी आ जाती है जिससे कि भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना, उनके द्वारा बात किया गया है, हमारे जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा बात किया गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब देखिए डीबीटी के माध्यम से आप कब लाभ पहुंचा पाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आप। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। डीबीटी के माध्यम से कब पहुंचा पाएंगे, जब आपके पास यदि बैंक अकाउंट नहीं रहा तो क्या मैं आपको पैसा भेज सकता हूँ यहाँ से, सरकार आपको पैसा भेज सकती है, नहीं भेज सकती है। तो क्या आपको ये जो डीबीटी माध्यम है पर आपको लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लाभ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के लिए पहले क्या प्रक्रिया थी, जटिल प्रक्रिया थी। आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे दस्तावेज मांगा जाता था, गारंटी मांगा जाता था। तो एक गरीब के पास कल वो क्या खाएगा, परसों क्या खाएगा, उसके लिए आज काम करेगा तो शाम में खाएगा, ठीक है। उसको कहाँ से ये 2000 रुपया आएगा कि वो बैंक में रखे और जिसके इनको खाता खुले, तो ये चीज़ें तो थी नहीं। तो ये चीज़ें नहीं थी तो सरकार की ये जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो ये स्कीम चल रही थी ये कहाँ से सफल होता, नहीं सफल होता। तो सरकार ने एक चीज़ें लेके आई, जब हमारी सरकार बनी, मोदी जी का जब सरकार बना बीजेपी का, एनडीए का, तो उन्होंने सबसे बड़ी इन्होंने क्या बोला कि हम वित्तीय समावेशन करेंगे। वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन इन्होंने तैयार किया और राष्ट्रीय मिशन का नाम दिया प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना के तहत क्या है कि आपके पास दस्तावेज की कोई ज़रूरत नहीं है, जीरो बैलेंस पे आप अकाउंट खुलवा लेंगे। ज़्यादा दस्तावेज इसमें नहीं मांगा जाता था, सिंपल दस्तावेज, जिससे उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या पहुँचाया जाए, लाभ पहुँचा जाए और ये जो बैंक प्रणाली है, वित्तीय प्रणाली है, उनके साथ जोड़ा जाए। इनके लिए जोड़ने का काम किया गया था और ये जो स्कीम है ये एक सफल स्कीम माना जाता है क्योंकि जिस तरह से सरकार ने टारगेट बनाया था उससे भी ज़्यादा अचीव कर लिए थे इनमें, ठीक है। ये एक बताया गया था कि इसके लिए जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उपयोग करके यहाँ तक पहुँचेंगे। ये जो योजना है इस योजना का 6 स्तंभ हुआ करता था। ये 6 स्तंभ जो होता था, बैंकिंग सेवा तथा सार्वभौमिक पहुंच। इनके ये था कि बैंकिंग सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच होना चाहिए, सभी का पहुंच किस तक होना चाहिए, बैंकिंग सेवा तक होना चाहिए। खोले गए खाते को कोर बैंकिंग प्रणाली मतलब ऑनलाइन से जोड़ना। ये जो कोर बैंकिंग प्रणाली होता है ये एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम के माध्यम से बैंक काम करती है, ठीक है।
ये कोर बैंकिंग प्रणाली एक सिस्टम होता है, मतलब एक समझ सकते हैं एक सॉफ्टवेयर होता है। ये जो प्रणाली होती है ना, इसी के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, उसके बाद है सरकार के द्वारा ये बताया गया था कि योजना का मुख्य जो फोकस है हर घर तक पहुंचना। ठीक है, जो बैंक से जो दूर रह चुके हैं उनको हर घर तक पहुंचाने की बात की जाती है, जिनका भी काम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है, इसमें गारंटी दिया जाता था किस चीज़ों की, ऋण की गारंटी दिया जाता था, बकाया की, बीमा की गारंटी दिया जाता था। असंगठित जो क्षेत्र है उनके लिए पेंशन का स्कीम भी बनाया गया था कि आप 10 रुपये इतना पे करें आपको कवरेज मिलेगा, इससे बनाया गया था। आपके इसी के तहत आप देख सकते हैं अटल पेंशन योजना भी चालू किया गया था कि आप छोटा छोटा अमाउंट अभी से जमा करेंगे, बाद में जाके क्या होगा, ये आपको 5,000 या 10,000 रुपये स्कीम के तहत आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रुपये कार्ड, डेबिट कार्ड मिलता था उनको। ठीक है, जिसके माध्यम से भुगतान कर सके। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ना, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी। अब ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है, फिर भी आप 10,000 तक का बैंक से लोन उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। ये होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये निर्भर करता है कि बैंक के मैनेजर के ऊपर। ठीक है, बैंक के मैनेजर और आपके जो लेन देन है किस तरह का है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि आपके अकाउंट में यदि पैसा नहीं भी है फिर भी आप पैसा उठा सकते हैं। तो यह एक तरह का ऋण होता है, ऋण ही होता है ओवरड्राफ्ट। अब बाद में इस पैसे को आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन तात्कालिक रूप से आप उसको उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें बचत होना चाहिए। एटीएम का उपयोग करके बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, जिससे मोदी जी का सबसे बड़ी संगठन है, सबसे बड़ी योजना चली आ रही है, उनका कैंपेन आता है डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल रूप से पे करेंगे। डिजिटल रूप से यदि आप पे करते हैं तो उसका लेखा जोखा किसके पास होता है, सरकारों के पास होता है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे स्कीम का है प्रधानमंत्री इनका। ठीक है, संगठित क्षेत्रों को पेंशन देना, बैंकिंग सेवा से सभी को जोड़ना, सुलभ करना, रोजगार गारंटी बनाए रखना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाना, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ हम एटीएम कार्ड को कैसे यूज करेंगे, बैंकिंग सेक्टर को कैसे यूज करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, सुरक्षा बीमा करना, और 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है यह एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारी के भविष्य के निधि के लिए एक पेंशन तरह का होता है। ठीक है, मान लीजिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर सरकारी संगठन या दूसरे में करते हैं तो उनके अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे काट के रखा जाता है, थोड़ा थोड़ा पैसा काट लिया जाता है। उसके बाद जब उनका वो एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में जमा होता है, बाद में उस अकाउंट से वो पैसा निकाल सकते हैं। तो यह एक तरह का क्या होता है, फंड होता है जो भविष्य के लिए आप काम के लिए रख सकते हैं। इसको किस तक के तहत बनाया गया था, पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं विधि प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत इसको बनाया गया था। इनमें सभी को भविष्य के लिए बताया गया था। इनके कर्मचारी के लिए क्या किया जाएगा, संगठित रोजगार मंत्रालय, किसके द्वारा यह है, यह संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, इसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा प्रशासित किया जाता है। सदस्यों और वित्त के लेन देन के मामले में यह एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन के रूप में माना जाता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि आपको पूछ लिया जाए ये किस मंत्रालय के तहत है, तो संगठन, यह संगठन किसके मंत्रालय के तहत है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर है भारत सरकार। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हमने डिटेल से डिस्कस किया। देखिए, यदि आपको सही ढंग से न्यूज़पेपर की कवरेज करनी है और न्यूज़पेपर से हमें आउटपुट लेना है तो इसी तरह से किया जाता है। हम रेफरेंस लेके और उसको बेसिक जो चीज़ें होता है उसको पढ़ते हैं, फिर जाके हमें एक वैल्यू मिल पाता है और हमें वैल्यू ऐड मिल पाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं। नितिन गडकरी जो है हमारे जो सड़क परिवहन मंत्रालय जो है, नितिन गडकरी, उन्होंने जोनीजा जो सुरंग है, जो सुरंग है उस सुरंग का इन्होंने समीक्षा किया। ठीक है, अब हम इस सुरंग के बारे में देखते हैं। ये सुरंग क्या करता है, ये सुरंग लद्दाख से श्रीनगर को जोड़ने के लिए हर वेदर में, मतलब हर मौसम के लिए ये एक लाभकारी है। ठीक है, इनके द्वारा ये टर्मिनल बनाया गया है, मतलब कि अंडरग्राउंड सुरंग बनाया गया है, जोनीजा सुरंग। चलिए न्यूज़पेपर में थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कहाँ पे है, क्योंकि आप फिर बोलेंगे कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इस पेज में नहीं है, इस पेज में जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो उन्होंने बताया था जॉब अपडेट से रिलेटेड, उसके बारे में है। नीचे आएंगे, नीचे इस पेज में देखिए नितिन गडकरी ने चुनिंदा से रिपोर्ट, उन्होंने वर्क को क्या किया,
चेक किया कि किस तरह से काम हो रहा है। चलिए अब आते हैं इससे संबंधित देख लेते हैं जोनीजा जो सुरंग है उसके बारे में। ये जो प्रमुख बिंदु है ये सबसे एशिया का सबसे लंबी मानी जाती है, ठीक है, एक एशिया का सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। ओके, उसके बाद ये है कि यह श्रीलंका दास्त कारगिल और लेह को क्या करता है, एक सुरंग के माध्यम से प्रसिद्ध जोनीजा दायरा से घोषित करता है। यह परियोजना जो होता है 5 से 6 महीने पूरा करने की बात की गई थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अब डिले दिखता है। इसका महत्व क्या होगा, ये समुद्र तल से कितना ऊंचाई पे है, ठीक है, ये 11,500 चल रहा है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा, इसमें यही पूछा जाएगा ये कहाँ पे है। हाँ, ये पूछ सकता है ये किसके तहत होता है, ये जो NH हाईवे है 1, NH हाईवे 1 है उसके 45 किलोमीटर श्रीनगर, कारगिल और लेह के जो को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इससे क्या होगा, जैसे लैंडस्लाइड हो जाता है, भूस्खलन होता है, उससे क्या होता है